Now, Sri Ahmed Patel. माननीय उपाध्यक्ष जी, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पे प्रस्तुत किए गए धन्यवाद प्रस्ताव पे मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पे धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए प्रस्तावक ने बहुत ही गुलाबी चित्रण, रोज़ी एक गुलाबी चित्रण प्रस्तुत करने की कोशिश की है और कहा कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ सलामत है। मैं उनको कहना चाहूँगा कि सब कुछ ठीक नहीं है और सब कुछ सलामत भी नहीं है, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा असलामती की भावना, फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी आज देश में है। चाहे वो सामाजिक ढांचे की बात हो, चाहे वो हमारा सोशल फैब्रिक हो, आर्थिक मामलों की बुनियादी बात हो, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात हो, या हमारे गणतंत्र की राजनीतिक, प्रशासनीय और न्यायिक संस्थाओं की बात हो, या हमारे जो इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल जो इंस्टीट्यूशन है उसकी बात हो। लेकिन जो उत्साह प्रस्तावक ने दिखाया है, मैं समझता हूं कि वो उत्साह उनके जो सहयोगी है उनकी तरफ से नहीं दिखाया गया, क्योंकि महाराष्ट्र के उनको जो सहयोगी है उन्होंने कहा कि बीजेपी लगातार असत्य बोल रही है और 2019 का चुनाव हम साथ मिलकर नहीं लड़ेंगे। आंध्र के सहयोगी ने कहा आप अपनी बात से मुकर गए हैं। पंजाब के सहयोगी ने कहा कि अगले चुनाव में 272 का आंकड़ा पार करना मुश्किल लग रहा है। इसलिए हमारी सरकार की ओर से जो बार बार बीजेपी सरकार ने कहा गया है कि उन्होंने क्या कहा, प्रस्तावक ने अपने जब बोल रहे थे और जब गुलाबी चित्रण प्रस्तुत कर रहे थे, उन्होंने 10 बार तो बीजेपी सरकार कहा, एक शब्द भी यही नहीं कहा कि मोदी सरकार है। एक बार, मेरे ख्याल से 1 या 2 बार एनडीए सरकार की बात की। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सरकार या तो बीजेपी सरकार है, क्लियर करें, मोदी सरकार है या एनडीए सरकार है, 3 में से कौन सी सरकार है वही करने की हम कोशिश करें सब। उसके बाद उन्होंने जो बात की कि जो कांग्रेस की यूपीए सरकार थी वो तो हमारे लिए गड्ढे छोड़ के गई थी और वो हम अब भर रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि 2004 में बीजेपी की सरकार जब चली गई वाजपेयी जी की, तो पर कैपिटा इनकम सिर्फ 24,000 रुपए थी और हम लोग जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, तब पर कैपिटा इनकम 70,000 रुपए पर कैपिटा इनकम थे प्रत्येक व्यक्ति के। 2014 में जब हमने सरकार छोड़ी तो जो हमारा ऋण था, डेब्ट था, कर्ज था, वो 50 लाख करोड़ रुपए था। आज 73 लाख करोड़ रुपए, यानी कि 20-22% बढ़ गया है सिर्फ 3.5 या पौने 4 साल में। भाजपा की सरकार बनने के बाद 3 महीने अंदर हम लोग मंगल पे पहुंच गया हमारा। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या ये गड्ढा था? पर कैपिटा इनकम जो हमने बढ़ाई वो गड्ढा था और आप जो कर रहे हैं वो गड्ढा है या आपने भरा हुआ है? तो गड्ढा कौन भर रहा है और कौन गड्ढे खोज रहे हैं, इसे हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। गुजरात की बात करें, 12 साल तक प्रधानमंत्री जी वहां पे थे। जब वो आए सब 43,000 करोड़ का था, आज वो वहां पे कर्जा 1,75 करोड़ रुपए हो गए हैं। तो क्या वो गड्ढा था या गड्ढा खोदा या गड्ढा उन्होंने भरा? तो जब ये गड्ढे की बात कर रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस हमेशा जो बीजेपी की सरकार गड्ढे खोद के गई है वो भरते हैं और ये जब आते हैं ये गड्ढे खोदते हैं। जहां तक इलेक्शन के फिगर्स का सवाल है, मैं कहना चाहूंगा कि 3.5 साल हो गए। ये कह रहे थे कि चुनाव के बाद हमने ये सरकार बनाई, झारखंड की बनाई, महाराष्ट्र की बनाई, बीच में दिल्ली का जिक्र को किया, लेकिन भूल गए कि वहां उनकी सिर्फ 3 ही सीट आई थी 3 महीने के अंदर। उसके बाद उन्होंने बाकी सरकारों की बात की, मणिपुर की बात की, गोवा की बात की, लेकिन मैं उनसे कहना चाहूंगा, आने के साथ ही जिस तरह से आपने
सरकारें तोड़ने की कोशिश की, चाहे हमारी अरुणाचल की सरकार हो या हमारी उत्तराखंड की सरकार हो। अरुणाचल में या गोवा, मैं उस पर आता हूं। और जहां तक मणिपुर का सवाल है, मणिपुर में तो सिर्फ बीजेपी के 28 लोग आए थे, हमारे 21 आए थे, हमारे 28 आए थे। वी वर द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। और गोवा में इनके 13 आए थे, हमारे 17 आए थे, 17। वी वर द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। और वहां पे इन्होंने सरकार बनाई। अध्यक्ष जी काफी काबिल है, बना सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो किस तरह से सरकार बनाई, किसके सहारे, किनके सहयोग से सरकार बनाई, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अरुणाचल में तो सिर्फ 11 उनके एमएलए थे, वो पूरी की पूरी सरकार उन्होंने अपनी बना दी। क्या ये नैतिकता है? क्या ये मोरालिटी है? मैं उनसे पूछना चाहता हूं। जहां तक पार्लियामेंट का सवाल है, जब चुन के आए तब 282 थे, 282। आज कितने रह गए? 273। और उसके बावजूद भी कुछ बाई इलेक्शन जो है यूपी के और बाकी स्टेट के, बिहार के, वो अभी भी चुनाव करा नहीं पा रहे हैं। तो कांग्रेस के 44 थे, 48 हो गए। और जो चुनाव लड़े हैं उसमें सिर्फ एक ही बाई इलेक्शन ये लोग जीत पाए हैं, लोकसभा का। उसके अलावा बाकी जो है या तो कांग्रेस ने जीता है या हमारे सहयोगियों ने जीता है। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि 282 ले आना, देश के लोगों को गुमराह करके, गलत प्रचार करके, क्या गलत प्रचार किया तो हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो मैं उनको कहना चाहूंगा कि सरकार बना लेना तो बहुत आसान है, नजर नजर में उतरना कमाल होता है। नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफस नफस पे बिखरना कमाल होता है। बुलंदी पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, लेकिन बुलंदी पे ठहरना कमाल होता है। 2019 में उनको पता चलेगा कि वो बुलंदी पे है या बुलंदी से नीचे गिर चुके हैं। बात कर रहे हैं साइमल्टेनियस इलेक्शन, जिक्र किया, बार बार चर्चा भी हो गई, एक सिर्फ दिखावा है। कुछ चीजें जो वो बोलते हैं वो जानते हैं कि इट इज इम्पॉसिबल, इम्प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल है ही नहीं। उसके बाद भी करना है क्योंकि लोगों के बीच में जाना है। तो मैं उनको कहना चाहूंगा कि जो लोग बाई इलेक्शन साइमल्टेनियस नहीं करा सकते, हिमाचल और गुजरात का इलेक्शन साथ नहीं करा पाए, इसीलिए नहीं करा पाए कि प्रधानमंत्री जी को रो फेरी का इनॉग्रेशन करना था, जो आज बंद हो गई। चुनाव से पहले तो किया, क्योंकि 20 बार प्रधानमंत्री जी वहां गुजरात गए। कैनल जो है, जब किसानों को पानी की जरूरत नहीं थी तब नहरें भर दी गई। उनको सी प्लेन उड़ाना था, साबरमती पूरी भर दी गई, एक किनारे से दूसरे किनारे तक। और गुजरात के चुनाव में क्या क्या नहीं किया। जब भी चुनाव आता है तब पाकिस्तान आता है, मुस्लिम चीफ मिनिस्टर आ जाता है या फिर सी प्लेन उड़ाते हैं। उसके बावजूद भी सिर्फ डबल डिजिट में आ गए। जो लोग ट्रिपल डिजिट की बात कर रहे थे, जो लोग कह रहे थे कि हम लोग 150 सीट लेके आएंगे, वो आश्वासन प्रधानमंत्री जी को भी दिया था, बाकी लोगों को भी दिया था। मैं लिख के दे रहा हूं 150 नहीं आएगी। आज की डेट और टाइम लिख लो, आई कितनी? डबल डिजिट। और 99 जो उनकी आई, उसमें से सूरत, अहमदाबाद और जो राजकोट जो है, अगर आप देखेंगे कि वो 3 में 40-40, 50-50 हजार, 7-7 हजार वोटों से जीते हैं। जीतने का तरीका क्या था मुझे नहीं मालूम, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। जब गुलाम नबी जी बोले उससे पहले वो कह रहे थे कि आप लोग कहते हैं कि हम विरोध नहीं करते, लेकिन आपका विरोध करने का जो तरीका है वो विरोध करने के बराबर है। मैं उनसे कहना चाहूंगा, आप कहते हैं आप जीत गए, हम मानते हैं कि आप जीत गए, लेकिन जीतने का आपका तरीका है वो हारने के बराबर है। और उसीलिए हम कहते हैं कि आप जीत के भी हार गए और हम हार के भी जीत गए। और गुजरात के लोगों को पूछे और किस तरह से जीते हैं हम अच्छी तरह से जानते हैं। मैं आंकड़े में पढ़ना नहीं चाहता क्योंकि आनंद शर्मा जी के लिए मुझे कुछ टाइम रखना होता है, ख्याल रखना पड़ेगा। जहां तक इनके पास सिर्फ एक ही मंत्र है, कांग्रेस और कांग्रेस गांधी परिवार को किस तरह से गाली दी जाए और बदनाम किया जाए। एलओपी ने बहुत कुछ कहा, लेकिन मैं सरदार पटेल का जो कोट है वो कोट में यहां करना चाहूंगा। सरदार पटेल का नाम तो भूल ही गए क्योंकि के प्रति उनको जरा ज्यादा ही स्नेह है।
और मेरी भी सरनेम पटेल है, तो मेरे प्रति भी ज्यादा ही स्नेह है। हार्दिक पटेल के प्रति भी ज्यादा ही स्नेह है और पूरी पटेल कम्युनिटी के लिए उनको ज्यादा स्नेह है। लेकिन सरदार पटेल ने यह कहा था कि ब्लेमिंग अदर इज द लेजिएस्ट थिंग टू डू, वर्किंग हार्ड टू मेक डिफरेंस इज द टफेस्ट थिंग टू डू, द लेजी वंस नॉर्मली चूज द फर्स्ट ऑप्शन, आई डोंट। कौन कह रहे हैं? सरदार पटेल कह रहे हैं। अब उनका नाम तो इस्तेमाल करते हैं वोट लेने के लिए, गांधी जी के लिए, लेकिन वो जो कह रहे हैं उनको सुनना नहीं है। तो गुजरात के लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि इलेक्शन में कौन जीता, कौन हारा, कैसे जीता, कैसे हारा, कहाँ थे और कहाँ पे आ गए। तो उसमें मैं ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहता। वो जब आने वाला जब वक्त होगा तो मेरे ख्याल से गुजरात की जनता और बाकी जो जनता है वो अच्छी तरह से इन लोगों को दिखाएंगे। और गुजरात में बात कर रहे थे कि उनको हमें सिर्फ 49% मिले, हमें सिर्फ 41.4% मिले, उनको 49% मिले। लेकिन पहले तो कितने परसेंट ले आए थे? उससे घट के 49 पे आ गए। नहीं, वो मैं कहना चाहता उसी पे आ रहा हूँ। रूरल में 109 सीट थी, टोटल 109 में से हम लोग 62 सीटें जीते रूरल एरियाज में, और बीजेपी 43 जीती है। तो रूरल या ग्राम्य विस्तार तो हार ही गए हैं वो लोग। ग्राम्य विस्तार की क्या हालत है, किसानों की क्या हालत है। नर्मदा जो रिवर है आज सूखी पड़ी हुई है, और क्यों सूखी पड़ी हुई है? इसलिए कि चुनाव के दौरान जब पानी की जरूरत किसानों को नहीं थी तब तो साबरमती भर दी गई, नहरों का उद्घाटन किया, जो नहरों में दरार हो गई, पानी पूरा व्यस्त हो गया, तब किसानों का ख्याल नहीं आया। और अभी गुजरात गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया कि भाई नर्मदा में पानी अभी नहीं है, इतना बड़ा डैम बनाया सरदार सरोवर, तो किसान अब के बार रवि क्रॉप ना करें। व्हाट ए सेम। जो पानी था आपने वो तो बह दिया, जब गलत तरीके से इसका इस्तेमाल किया, और किसान बेचारे अब सफर कर रहे हैं। तो ये बात कुछ करना और सही मायने में क्या करना वो अच्छी तरह से जानते हैं। अब ये लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस बहुत ही करप्ट, भ्रष्टाचार किया, ये किया, वो किया। इनका जवाब तो इन्होंने दे दिया। लेकिन अगर आप बहुत ही ईमानदार हैं, सरस्वती हरिश्चंद्र है, तो फिर आरटीआई जो है उसको क्यों आप वीक कर रहे हैं? आरटीआई का जो बजट था वो घटा के 60% घटा दिया, और वहां पे जो आरटीआई में जो अपॉइंटमेंट होनी है वो भी अभी नहीं हो रही है। 60% वैकेंसीज है। हमारे वक्त में कुछ थी लेकिन इतनी नहीं थी। अगर आप बहुत ही ईमानदार है तो लोकपाल क्यों लेके नहीं? वो तो लाना नहीं है, न तो लोकपाल ला रहे हैं। गुजरात में लोकायुक्त नियुक्त करने में कई साल लग गए, और उसकी वजह यही थी कि वहां पे कानून यह है कि 6 साल के बाद आप लोकायुक्त में नहीं जा सकते। तो जो भी मेमोरेंडम हमने दिया था भ्रष्टाचार, ताकि वो उसके बारे में चर्चा ना हो, उसके लिए लोकायुक्त वहाँ पे लेट अपॉइंट किया। और मेरे ख्याल से यहाँ भी लोकपाल जो नियुक्त करने की बात है उसमें यही उनकी नीयत होगी। उज्ज्वला स्कीम के बारे में बहुत कुछ कहते हैं, बहुत कुछ क्रेडिट लेते हैं। सिर्फ कनेक्शन दिया गया है। वो बताते हैं कि हमने कितने कनेक्शन दिए, 3.5 करोड़ और 5 करोड़ और फिर 8 करोड़ पे जाएंगे। लेकिन वो कनेक्शन देने के बाद आपने सिलेंडर कितने प्रोवाइड किए और कितने लोगों ने सिलेंडर ले रहे हैं, उसमें तो कमी हो रही है, क्योंकि आपकी स्कीम जो है फेलियर है। दाम बढ़ गए 800 रुपये, कहाँ से वो करेगा, कहाँ से लाएगा? और सिर्फ कनेक्शन दिया है, उसके लिए पैसे तो वो बेचारी गरीब महिला को, जब मैं जाता हूँ रोड पे तो फोटो लगे हुए हैं वो सिलेंडर का, महिला का और प्रधानमंत्री जी का, हर एक जगह सारे दिन को। लेकिन सचमुच में सर्वे करना चाहिए कि इन्होंने जो कनेक्शन दिए हैं उसमें से कितने लोग अभी इस्तेमाल कर रहे हैं। अगेन गॉन बैक टू वही अपना चूल्हा, वही अपना ये। तो सर्वे कर से कम कुछ फिगर तो आप निकालिए। 2016 में 16.2% की वृद्धि होगी जो सिलेंडर थे, लेकिन अब वृद्धि का दर ओनली 9.8%। दाम बढ़ गए हैं, हम जानते हैं, लेकिन उसके साथ साथ सर्वे ये होना चाहिए कि जो हमारी महिलाएं हैं, कितने लोग अभी इन्होंने जो कनेक्शन दिए हैं उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। उससे पता चलेगा कि सचमुच में ये जो स्कीम है वो सफल रही है या फेल हो गई। जो 2-3 मिनिस्ट्री है उसके बारे में कह रहे हैं कि उनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, और उसमें सबसे ज़्यादा परिवहन मंत्री कह रहे हैं कि हम 24 किलोमीटर हर रोज़ सड़क बना रहे हैं और हम 35-40 किलोमीटर तक बनाएंगे। लेकिन उन्होंने जब 2015 और 16 में जो इंटरव्यू दिया था, हमारे गडकरी जी जरा बोलने में बहुत ही माहिर है,
उन्होंने कहा था कि the flyover from the Maharashtra seems to know the way to take it to new high, and his latest is linking Delhi with Thailand for an over 4,000 kilometer road up to 2016. चला गया 2016. फिर उन्होंने कहा I don't believe. नहीं, फिर उन्होंने ये कहा as he sought to implement a number of initiatives in the year passing by, expand the road network in country and removing the bottleneck. Gadkari said his target is now to take the road building capacity to 100 kilometer per day. और अब 34-35 के बाद वो हो नहीं रहा है. हमारे लिए लोग कह रहे थे कि सिर्फ 2 किलोमीटर बनाई सड़कें. एक्चुअली ठीक है, हम मानते हैं तब कुछ प्रॉब्लम्स थे. जयराम जी अच्छी तरह से जानते हैं क्या प्रॉब्लम थे. और 6-7 किलोमीटर की एवरेज थी. लेकिन ये कह रहे हम 22-24 किलोमीटर हर रोज बना रहे हैं. मैं पूछना चाहता हूं, ये नई सड़कें बना रहे हैं, 4 लेन 6 लेन में कन्वर्ट की है, वो कितने किलोमीटर है? और जो स्टेट के जो रोड्स रिपेयर किया, जो CRF फंड मिलता है, वो तो अभी ले लिया सरकार ने, मैं उस पर बाद में आऊंगा. क्या उनको सिर्फ थोड़ा सा वाइडन करके उसमें एक सिर्फ टॉप ब्लैक कारपेट लगा देना वो है? तो उसमें जरा सेग्रीगेट करें कि जो रिपेयर किए कितने किलोमीटर है और जो नए बनाए गए वो कितने किलोमीटर है. उसके बाद एवरेज निकालेंगे तो आपको पता चलेगा ये 22-24 किलोमीटर है या 6-7 किलोमीटर से कम है. और फिर अभी कह दिया कि 34 किलोमीटर हम बनाएंगे. अब और भी एक कहा उन्होंने, ए ट्रायलैटरल पैक्ट बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार एंड थाईलैंड इज एक्सपेक्टेड बाय मार्च 2016. हो गया कि नहीं हो गया मुझे नहीं मालूम. Gadkari said that while adding the landmark Bangladesh, Bhutan, India, Nepal, BBIN, Motor Pact has already been linked with the identification of 14 routes of passenger service. क्या क्या बड़ी बड़ी बातें की हैं उन्होंने, उसमें कितना इंप्लीमेंट हुआ है वो देखने की जरूरत है. तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो क्लेम कर रहे हैं, जो दावा कर रहे हैं, असल में हकीकत कुछ और है और मार्केटिंग के लिए कुछ और है. प्रधानमंत्री फसल योजना के बारे में तो बात कर दी, और अभी जो करने जा रहे हैं नई हेल्थ स्कीम, तो उसमें अपना सदन का टाइम मैं जारी नहीं करना चाहूँगा. लेकिन इंश्योरेंस कंपनीज जो है उसी को ही फ़ायदा है. उसमें न तो किसानों को कोई फ़ायदा होगा और बेचारे हमारे जो दर्दी है, पेशेंट है, जो उनको भी कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है. महोदय, मैं फिगर देना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना रोड कंडक्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के टाइम में शुरू हुई थी. UPA 2 ने फर्स्ट ईयर में 60,117 किलोमीटर बनाए थे और बीजेपी के फर्स्ट ईयर में 36,337 किलोमीटर. UPA सेकंड में 45,109 किलोमीटर बनाए थे और बीजेपी के सेकंड ईयर में 36,449. In case of national highways, 15-16 target was 10,000 और 98 किलोमीटर, but government could only build 606 किलोमीटर. In 2016-17 target was 16,271 किलोमीटर, लेकिन उन्होंने कितना बनाया रोड? 8,231 किलोमीटर. तो जो बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं कि बहुत अच्छा काम किया है, इन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, मैं उसमें जाना नहीं चाहता. लेकिन ये सरकार जो है, मेरे ख्याल से बहुत ही कटु शब्द होगा, लेकिन उससे कम मैं कह भी नहीं सकता, जिसे कहते हैं अहंकार से भरी हुई, एरोगेंट सरकार. सही बात है. इसमें टॉलरेंस बिल्कुल भी नहीं है. ये अभिमान वाली सरकार है जिसमें सहनशीलता बिल्कुल भी नहीं है. और उसी लिए जावेद अख्तर जी की पोएट्री में कल सुन रहा था, पढ़ रहा था, और वो पोएट्री में जो कहा गया है वो बिल्कुल आज का जो माहौल है उसके संदर्भ में बिल्कुल फिट बैठती है. इसमें 3 मिनट लगेगी सिर्फ. किसी का हुक्म है, जिस तरह से सरकार काम कर रही है, किसी का हुक्म है सारी हवाएं हमेशा चलने से पहले बताएं. किसी का हुक्म है सारी हवाएं हमेशा चलने से पहले बताएं कि उनकी समत क्या है, उनकी दिशा क्या है, डायरेक्शन क्या है. हवाओं को बताना यह भी होगा चलेंगी जब तो क्या रफ्तार होगी. क्या आंधी की इजाजत अब नहीं है?
क्या आंधी की इजाजत अब नहीं है? हमारी रेत की ये सब फसीलें, ये कागज के महल जो बन रहे हैं, हिफाजत इनकी करना जरूरी, और आंधी है पुरानी इनकी दुश्मन, ये सभी जानते हैं। किसी का हुक्म है दरिया की लहरें जरा ये सरकसी कम कर लें, किसी का हुक्म है दरिया की लहरें जरा ये सरकसी सरकसी कम कर लें। अपनी हद में ठहरे, उभरना फिर बिखरना और बिखर कर फिर उभरना, उभरना फिर बिखरना और बिखर कर फिर उभरना। गलत है उनका ये हंगामा करना। ये सब है सिर्फ वहशत की अलामत, फियर सिंबल की जो है अलामत है। बगावत की अलामत बगावत तो नहीं बर्दाश्त होगी, बगावत की अलामत बगावत को नहीं बर्दाश्त होगी, ये वहशत तो नहीं बर्दाश्त होगी। अगर लहरों को ये दरिया में रहना है तो उनको होगा अब चुपचाप रहना। सिर्फ वन वॉइस, दैट शुड नॉट बी अदर वॉइस। और अगर किसी ने कुछ कह भी दिया, इनकम टैक्स की रेट कर दो, ईडी वालों को भेज दो, सीबीआई वालों को भेज दो। इससे डरने वाले हम नहीं, बातिलों से डरने वाले नहीं। आसमां 100 बार ले चुका इनके हाथ। किसी का हुक्म है इस गुलसिता में बस एक रंग के ही फूल होंगे, किसी का हुक्म है इस गुलसिता में बस एक रंग के ही फूल होंगे। कुछ अफसर होंगे जो ये तय करेंगे गुलिस्ता किस तरह बनना है कल का। यकीनन फूल तो एक रंग ही होंगे, मगर ये रंग होगा कितना गहरा और कितना हल्का, ये अफसर तय करेंगे। किसी को कोई ये कैसे बताएं, गुलिस्ता में कहीं भी फूल एक रंग ही नहीं होते, कभी हो ही नहीं सकते कि हर एक रंग में छुपकर बहुत से रंग रहते हैं। जिन्होंने बाग यकरंगी बनाना चाहे थे उनको जरा देखो कि जब एक रंग में 100 रंग जाहिर हो गए हैं तो वो अब कितने परेशान हैं, वो कितने तंग रहते हैं। किसी को अब कोई कैसे बताए, हवाएं और लहरें कब किसी का हुक्म सुनती, कब किसी का हुक्म सुनती है। किसी को अब कोई कैसे बताएं, हवाएं और लहरें कब किसी का हुक्म सुनती है। हवाएं हाकिमों की मुट्ठियों में, हथकड़ी में, कैद खानों में नहीं रुकती। ये लहरें रोकी जाती है तो दरिया कितना भी पुरसुकून हो, बेताब होता है, और इस बेताबी का अगला कदम सैलाब होता है। किसी को ये कोई कैसे बताएं, आग देखी है, धुआं देखा है। दोस्तों, हमने जहां देखा है, हमने दरियाओं को थमते देखा है, हमने सहरा को रवा देखा है। पासा पलटे तो पलट जाते हैं लोग, जो है कब कहाँ चले जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, शुरुआत हो चुकी है। पासा पलटे तो पलट जाते हैं लोग, कौन कब क्यों है कहाँ देखा है। वो जो वाइज है उन्हें कल अपने क्या बताएं कि कहाँ देखा है। मैं ज़्यादा वक्त लेना नहीं चाहता, लेकिन मैं जो कहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे स्पीकर्स हैं उन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ों के मुद्दे उपस्थित किए हैं, मैं उसका पुनरावर्तन नहीं करना चाहता। किसानों की क्या हालत है, मजदूरों की क्या हालत है, लेबर लॉ जो है किस तरह से डाइल्यूट किए जा रहे हैं, हर एक इंसान यहाँ पे परेशान है। और ये परेशानी 2019 जब आएगा, मैं समझता हूँ कि फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की शिकस्त होगी। हो सकता है पहले भी कर लें, लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं कुछ गिमिक्स तो करना पड़ेगा ना। चुनाव जीतना है, अभी तो हालत ये है कि हारेंगे, लेकिन जीतना है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो अभी से लगे हुए हैं कि क्या किया जाए। हाँ, लास्ट जो है, लास्ट वेपन जो हथियार है, उसी में लगे हुए हैं। क्योंकि बजट वो समझ रहे थे कि पॉपुलिस्ट बजट होगा, बहुत पॉपुलर हो जाएगा, लेकिन वो तो फ्लॉप हो गया। तो अभी फिर से चिंता में है। उस दिन शाम को ये मीटिंग बुला ली कि अब क्या करें। राजस्थान के बाद, राजस्थान में तो हार गए, बाकी जगह पे भी हार गए, गुजरात में ये रिजल्ट आया। और बाई इलेक्शन यूपी के क्यों नहीं करवा रहे हैं आप? क्या हालत है, क्यों आप डरते हैं? क्योंकि 273 पे तो आ गए 282। वो नहीं चाहते हैं कि फिर से ये लोग, कश्मीर का चुनाव बाई इलेक्शन एक करा दिया, दूसरा टाल दिया, आने वाले थे, तो नहीं चाहते कि 272 से कम हो जाए और एक गवर्नमेंट जो है माइनॉरिटी गवर्नमेंट हो जाए। उसी लिए बाई इलेक्शन नहीं करा रहे, वो ये साइमल्टेनियस इलेक्शन की बात कर रहे हैं। तो ज़्यादा वक्त सदन का लेना मैं नहीं चाहूँगा। मेरे ख्याल से जो कुछ पॉइंट्स थे, जो बिंदु थे, उस पर मैंने सदन का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है। लेकिन जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि जिस तरह प्रस्तावक ने
गुलाबी चित्रण प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। कहा है कि सब तो ठीक है, सब कुछ सलामत है। फिर से दोहराऊंगा कि सब कुछ ठीक नहीं है, सब कुछ सलामत नहीं है। जो उत्साह से उन्होंने ये धन्यवाद का प्रस्ताव ले आए थे, और उत्साह मैंने कहीं इनके सहयोगियों में नहीं देखा। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे वक्त दिया, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू श्री अहमद पटेल जी, थैंक यू।